हेलो प्यारो बच्चों, मैं नीट आईआईटी अड्डा में जेड सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो क्लास 11th में हम स्टडी करते हैं, और यूनिट का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। क्या नाम है यूनिट का? प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। जब हम इसको स्टडी करेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल जो हमें चैप्टर स्टडी करने पड़ते हैं, दैट इज ए टोटल 5 चैप्टर्स। इन 5 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर होता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, दूसरा होता है मिनरल न्यूट्रिशन, तीसरा होता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एंड लास्ट चैप्टर इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है, नियर अबाउट हर साल 14 से 15 क्वेश्चन आपको नीट में यहां से इस यूनिट से मिलेंगे। आप ये कह सकते हैं कि इस यूनिट के लिए हर एक चैप्टर से आप नियर अबाउट, इस चैप्टर से आप 3 क्वेश्चन मानिए और हर चैप्टर से आप 2 क्वेश्चन मान सकते हैं। समटाइम्स ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको यहाँ से एक हायर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में आपको 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक आपको फोटोसिंथेसिस से मिल सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से मिल जाते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन से आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे। एंड द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से मिलते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। टोटल इस यूनिट का जो वेटेज है नीट के लिए, दैट इज 14 to 50 क्वेश्चंस इन नीट एग्जामिनेशन। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 1, क्लास 11th, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देखिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के लिए जब हम यहां से डिस्कस करते हैं, पढ़ने से पहले यूनिट के स्टार्टिंग में एक बहुत फेमस और एमिनेंट साइंटिस्ट हुए हैं, मेल्विन केल्विन। हमें इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एनसीईआरटी डिजाइन की गई है, एनसीईआरटी डिजाइन करने में इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो आपको एक एक स्टेटमेंट, एक एक पिक्चर आपको दी गई है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। मेल्विन केल्विन का जन्म हुआ मिनेसोटा, अप्रैल 1911 में। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में पीएचडी की, और जो डिस्कवरी थी इनकी, उस डिस्कवरी के बेसिस पर 1961 में नोबेल प्राइज मिला। ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे जब ये पता लग जाता है कि 1961 में नोबेल प्राइज मिला, तो उनका वर्क क्या था जिसके बेसिस पर इनको 1961 में नोबेल प्राइज मिला। वर्क हमें पता होना चाहिए। वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटॉमिक बम का अटैक हुआ था, वहां पर बहुत ही बैड इफेक्ट देखने के लिए मिले थे रेडियो एक्टिविटी के। इज इट क्लियर? और लोगों का परसेप्शन ये बना था कि रेडियो एक्टिविटी बहुत ही गलत चीज है, हार्मफुल चीज है। लेकिन यहीं से ही मेल्विन केल्विन ने लोगों के सोचने के पैटर्न को चेंज किया। यहां पर क्या हुआ कि मेल्विन केल्विन ने, सोचिए आप 1961 में जिसको नोबेल प्राइज मिला हो, उसने अपना वर्क एक ऐसे टॉपिक पे किया था जिसके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हुई थी कि रेडियो एक्टिविटी के इल इफेक्ट उसको देखने के लिए मिल रहे हैं। इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी के बेनिफिशियल यूज को बताया, और इस बेनिफिशियल यूज के लिए इन्होंने C14 यूज किया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में कि कौन सा कार्बन यूज किया जाता है। ये पाथवे को ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है C14, और C14 कार्बन को यूज करके इन्होंने बताया कि किस तरह से वाटर एंड मिनरल्स बाय लेवलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड पाथवे को इन्होंने डायग्नोस किया, और बताया कि जो लाइट एनर्जी होती है वो किस में चेंज होगी, केमिकल एनर्जी में। इज इट क्लियर? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका रहा इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री।
इसीलिए इनको 1961 में नोबेल प्राइज मिला। तो यह आपके लिए एक सिंपल जानकारी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ मेल्विन केल्विन, ध्यान रखिएगा। ही वॉज ए गुड केमिस्ट and got the PhD in chemistry and got the Nobel Prize 1961। चलिए, ये हमारे एक जनरल स्टडी के लिए एक पैटर्न पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देखिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के लिए जब हम यहां से देखें तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से क्या मतलब होता है। जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात करते हैं, देखिए प्लांट्स में जब भी हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के लिए हमें दो तरह के ट्रांसपोर्ट देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो ट्रांसपोर्ट हमें यहां देखने के लिए मिलेगा मेरे बच्चों, वो देखने के लिए मिलेगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जाहिर सी बात है कि अगर एक ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है तो दूसरा ट्रांसपोर्ट होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये कोई नई बात नहीं है। अगर एनसीईआरटी ने डिवीजन इस बेसिस पे किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, तो सीधी सी बात है कि एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और अगर कोई मॉलिक्यूल लंबी डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको बोला जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर? प्लांट्स के पास ऐसी क्या क्या स्ट्रेटेजी हैं जिससे ये पता लगेगा कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, डिफ्यूजन वो मैकेनिज्म होगी जहां से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है इनसाइड द सेल। यहां से नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टार बना करके यहां पर आप नोट करेंगे दैट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट, माइनस एंटी को समझिएगा, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आपको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखने के लिए मिलेगी। इज इट क्लियर? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जब भी हम बात करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगा बाय जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम किसके थ्रू देखने के लिए मिलेगा? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, इसके साथ एक और मैकेनिज्म होगा जो इसको सप्लीमेंटेड करेगा, सप्लीमेंटेड विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा, सप्लीमेंटेड विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सप्लीमेंटेड विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सप्लीमेंटेड विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक हमने दो चीजें इंपॉर्टेंट यहां पर पढ़ी हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में दो तरह के ट्रांसपोर्ट मेथड होते हैं।
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमेशा डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से परफॉर्म होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम एंड फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल होंगे और सप्लीमेंटेड होगा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ। यहां से एक आपको ध्यान रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट होगी प्रोकैरियोट्स में। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। नाउ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अगर हम देखें डायरेक्शंस के लिए अगर आप देखेंगे यहां से ट्रांसपोर्ट may be unidirectional and transport may be by or multi डायरेक्शनल। अब हमें यह पता होना चाहिए कि यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कब होगा और बाय और मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कब होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के लिए देखिए, इसको याद करने के लिए हमें ये याद रखना होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ द प्लांट। और हम जानते हैं कि इस वर्क के लिए कौन असाइन होता है प्लांट में? जाइलम। इज इट क्लियर? इसको याद करने का तरीका एक और भी है। जाइलम का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज नॉन एज हाइड्रोम। इज इट क्लियर? तो वो ट्रांसपोर्ट जो रूट से टिप ऑफ द प्लांट की तरफ हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जाइलम, वो ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर हुआ? नाउ बात करते हैं बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि देखिए, हम यहां से एक अगर लीफ की स्ट्रक्चर को देखें और कंप्लीट प्लांट के लिए, दिस इज द लीफ and this is the stem part, trunk part of the plant, and this is green leaf. So what we are seeing here, यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होगा बच्चों? फूड फॉर्म होता है। फूड फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्टिंग शुगर, यस, ट्रांसपोर्टिंग शुगर होती है सुक्रोज। इस ट्रांसपोर्टिंग शुगर सुक्रोज के बाद स्टोरेज होता है, और स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जिस फॉर्म में फूड फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज द ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है शुगर, ट्रांसपोर्ट शुगर होती है सुक्रोज, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद प्लांट्स के इनसाइड जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है, और किस फॉर्म में स्टोर होगी? स्टार्च की फॉर्म में।
नाउ जब यहां पे फोटोसिंथेसिस हुई, ग्लूकोज बना, फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये यहां से रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट जाएगा, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। और बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद फॉर एग्जांपल यहां पर एक अनदर ब्रांच है और यहां से एक अनदर ब्रांच यहां निकलती है। इज इट क्लियर? ये रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में जाएगा और बॉडी पार्ट में जाने के बाद यहां पर स्टोर होगा। इज इट क्लियर? स्टोर होने पर ये फ्यूचर कंजप्शंस के लिए अवेलेबल है। यानी कभी भी प्लांट्स के पास अब अगर ऐसा हो जाए कि ड्यूरिंग द सीनेसेंस, सीनेसेंस में क्या होगा, सीनेसेंस में हम देखेंगे सीनेसेंस, याद रखिएगा प्लांट जब ओल्ड एज पे चला जाता है तो पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती हैं। लीजिए साहब आप पत्ती गिरा दीजिए, जहां बना पत्ती गिराइए, ये पत्ती गिर गई है। अब बताइए पत्ती गिर गई है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो प्लांट का सर्वाइवल कैसे होगा? बताइए जहां बना कैसे होगा प्लांट का सर्वाइवल? यस, प्लांट का सर्वाइवल होगा जो स्टोर फूड था, प्लांट का सर्वाइवल होगा जो स्टोर फूड था, यही स्टोर फूड प्लांट्स के रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा। इसलिए जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होता है उस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को हम बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यहां फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए वर्ड आता है फूड ट्रांसलोकेशन। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों? फूड ट्रांसलोकेशन। समझ में आ रहा है सभी को? फूड ट्रांसलोकेशन। तो अभी तक हमने सीखा कि ट्रांसपोर्ट में बी यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होगा, जहां पे रूट से वाटर जाएगा टिप ऑफ द प्लांट, बाई और मल्टी डायरेक्शनल फ्लोएम के थ्रू होगा, जहां पर पहले लीव फूड सिंथेसाइज करेगी और ये जो शुगर फॉर्म होगी, ठीक है, सुक्रोज की फॉर्म में प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगी और स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन आपके नीट के यहां से प्रिपेयर हो गए। पहला क्वेश्चन कि किस फॉर्म में फूड फॉर्म होता है? ग्लूकोज। किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज। किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च। पूछा जाता है। और ये भी इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, जब हम बायोमोलिक्यूल्स स्टडी करेंगे तब बताएंगे कि व्हाई सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टिंग शुगर एंड स्टार्च इज स्टोरिंग शुगर, स्टोरिंग पॉलीसेकेराइड। क्लियर हुआ बच्चों? ये 2 टॉपिक आपके यहां से क्लियर हो गए। जब पत्ती गिर जाएगी तो स्टोर फूड वापस से प्लांट्स के लेंथ वाइज और रेडियल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, इसलिए मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे। ये वर्ड आप याद रखिएगा बाई। बायो में आपको 2 वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज द बाई एंड द सेकेंड वन इज डाई। बाई एंड डाई। आप बताएंगे मुझे बाई और डाई में व्हाट इज द डिफरेंस? कब हम बाई यूज करेंगे, कब हम डाई यूज करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। पता करिए, बताइए बाई कब यूज किया जाएगा और डाई कब यूज किया जाएगा? दिस इज फॉर यू। बताएंगे? चलिए कमेंट्स में लिख करके भेजिएगा कि बाई और डाई कब यूज होगा एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस। क्लियर थी बात है? कुछ तो डिफरेंसेस होंगे क्योंकि बुक ने लिखा है तो पता चलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम यहां से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, अब देखिए इस चैप्टर में हमने जो इनिशियल फेज थी उसको स्टडी किया। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिफ्यूजन। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिफ्यूजन। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन के लिए जब भी हम बात करेंगे बच्चों, आपने कभी देखा है
आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, एक पर्सन आता है और आने के बाद जैसे वो कमरे में एंटर होता है तो कमरे में बड़ी खुशबू सी हो जाती है, मजा आ जाता है। एक एड में वो कहता है ना, बाकी सब उड़ गया, बस आपका फोग रह गया। सुना है आपने कभी? बाकी सब उड़ गया, बस आपका फोग रह गया। आपने देखा है क्यों वो कमरे में खुशबू हमें आती है? बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स होती हैं। कभी सोचा उसका रीजन क्या है? यस, उसका रीजन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए अगर हम वन वर्ड यूज करेंगे, टू फ्लो आउट। टू फ्लो आउट, डिफ्यूजन का मतलब हुआ टू फ्लो आउट। इज इट क्लियर? डिफ्यूजन के लिए आपको हमेशा याद रखिएगा टू फ्लो आउट। अब ये फ्लो आउट कहां से कहां होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिफ्यूजन के लिए जब भी आप बात करेंगे, मैंने बताया था कि डिफ्यूजन इज ए मेथड फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट which transport the molecule inside the plant or the body। देखिए, मूवमेंट ऑफ molecule from high concentration to low concentration। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। एक्साइटेड मत होइए, अभी समझिए जरा इसको कि क्या यही मूवमेंट होगी? नहीं। नेचुरल में ये जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, इसके लिए एक पैरामीटर, दो पैरामीटर्स और भी हैं। वो क्या है? देखिए, इसको भी देखते हैं। मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, याद रखिए। exchange of gases in breathing, animal physiology, exchange between the alveoli and lungs, alveoli, lungs and blood। याद आया? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक और क्राइटेरिया हो सकता है, मूवमेंट फ्रॉम हाई काइनेटिक एनर्जी टू लो काइनेटिक एनर्जी। याद आया? ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, काइनेटिक एनर्जी। क्यों मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं भाई? क्या हैप्पी बर्थडे है किसी का? बताइए जरा, ऐसा क्या हुआ? तो ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन के अंदर जो मॉलिक्यूल डिफ्यूज आउट हो रहे हैं, ये किसका वर्च्यू है? वर्च्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑलवेज रिमेंबर, वर्च्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन मॉलिक्यूल diffuse out molecule move by their kinetic energy। इज इट क्लियर? अब जिसके पास जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो उतना ज्यादा रैंडम, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए? ठीक है, इट इज ए रैंडम
movement. It is a random movement of molecule. रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि रैंडम मूवमेंट तो है, इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं है। क्लियर हुआ? मैं आपको बताऊंगा, रैंडम मूवमेंट है, इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये किसकी तरफ जाकर के रुकेगा? रैंडम मूवमेंट, इट इज अ रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स, कब जाके रुकेगा? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? ये ध्यान रखिएगा कि रैंडम मूवमेंट होने के बावजूद भी ये कब जाकर के रुकेगा? इक्विलिब्रियम पर रुक जाएगा। यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, डिफ्यूजन रुकेगा। जब प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन नहीं होगा तब डिफ्यूजन रुकेगा। जब काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी डिफ्यूजन रुकेगा। कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगी। इज इट ओके? आई होप डिफ्यूजन आपके लिए समझ में आ गया होगा। तो जो रैंडम मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अगर हम किसी सॉल्यूट की बात कर रहे हैं और अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए हमेशा क्या रखेंगे आप? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नेक्स्ट, डिफ्यूजन is passive process। डिफ्यूजन यहां पर क्या है बच्चों? पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस याद रखिएगा, इसलिए होता है पैसिव प्रोसेस, नो एटीपी रिक्वायर्ड, कोई भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होते, यहां पर कोई भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होते। डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, फिर रिक्वायर्ड क्या होता है ये भी हम देखेंगे, और क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है। डिफ्यूजन इज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन क्या है मेरे बच्चों? डिफ्यूजन एक डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन एक डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। अब देखिए बड़ी मजेदार कहानी है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पहाड़ बनाना है। डाउनहिल और अपहिल ट्रांसपोर्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं। तो पहाड़ आपने बना लिया, फॉर एग्जाम्पल ये आपने एक पहाड़ बनाया है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, और इस पॉइंट को आपने रखा है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट। तो इसको हम मान लेते हैं हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। क्योंकि ये बॉटम पर है तो इसको क्या मानना पड़ेगा? बोलो, लो कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ? देखिए अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट है, समझ रहे हैं आप? स्लोप पे यहां से रख करके यहां छोड़ दीजिए, मॉलिक्यूल अपने आप नीचे आ जाएगा। तो अगर ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, देन डाउनफॉल आ रहा है, यस और नो? दिस इज डाउन हील ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाएगा ये? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ऑलवेज रिमेंबर। अब जरा सोचिए, आपको अगर किसी पहाड़ के बॉटम से उसके शिखर तक, उसके पीक तक जाना है, यू हैव टू पुट मोर एनर्जी, है ना? यस। अगर कंसेंट्रेशन लो से हायर की तरफ आप चल रहे हैं, डिफरेंट कलर यूज करते हैं, यस, फ्रॉम लो टू हाई, इसके लिए हम यहां पर बोलेंगे अप हिल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? अप हिल ट्रांसपोर्ट। और इस
अपहिल ट्रांसपोर्ट में ऑलवेज रिमेंबर एटीपी कंज्यूम होंगे। क्या कंज्यूम होंगे? एटीपी कंज्यूम होंगे। इज इट क्लियर? गॉट दैट पॉइंट? तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाना, ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। आप इसको हमेशा एक ट्राइंगल की फॉर्म में याद रखिएगा। पहाड़ से किसी को नीचे अगर फेंक देंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहाड़ पे ऊपर चढ़ना होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन चढ़ना होता है, तब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत होती है। और ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको कहां से मिलेंगे? एटीपी से। दिस इज अपहिल ट्रांसपोर्ट। चलिए वापस आते हैं। डिफ्यूजन इज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन इज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट का क्वेश्चन था, डिफ्यूजन don't required any membrane and living system। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, नीट में जब आप देखेंगे क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी तो जो नया पैटर्न आया उसमें से पूछ लेगा, 3 स्टेटमेंट देगा, वहां से आपसे पूछ लेगा विच आर द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट और करेक्ट। ध्यान रखिएगा, अगर लिविंग सिस्टम है तब भी डिफ्यूजन होगा और लिविंग सिस्टम नहीं है तब भी डिफ्यूजन होगा। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो विदाउट लिविंग सिस्टम भी होती है और विद लिविंग सिस्टम भी होती है। ऑलवेज रिमेंबर। इज इट क्लियर? क्योंकि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। बस ये याद रखिएगा। तो यहां से आप फाइंड आउट करेंगे, डिफ्यूजन डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मेम्ब्रेन एंड लिविंग सिस्टम। ये जो मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी है, इस वाली मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप देखेंगे कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो डिफ्यूजन से अलग हो जाती है। व्हाट इज द ऑस्मोसिस? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। लेकिन वहां पर मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है, लेकिन डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो एनी मेम्ब्रेन और लिविंग सिस्टम डिफ्यूजन के केस में अलाउ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ध्यान रखिएगा। तो लिविंग सिस्टम के बगैर भी डिफ्यूजन हो सकता है, लिविंग सिस्टम के साथ भी डिफ्यूजन हो सकता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गए आपको? ठीक है, आई होप क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट, डिफ्यूजन के लिए आगे जब हम बात करेंगे, ठीक है, डिफ्यूजन मूव करेगा ऑलवेज टुवर्ड्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। डिफ्यूजन मूव always towards minimum energy। ये भी याद रखिएगा, डिफ्यूजन मूव टुवर्ड्स मिनिमम एनर्जी। क्लियर हुआ? ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर भी पूछा जा सकता है कि जब हम यहां से देखेंगे तो डिफ्यूजन आपको देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम इन गैस, उससे कम आपको देखने के लिए मिलेगा लिक्विड, सबसे कम आपको देखने के लिए मिलेगा सॉलिड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन, यानी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए जो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है वो डिफ्यूजन रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा। नाउ इतना क्लियर हुआ सभी के लिए? ठीक है, नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे factors that affect डिफ्यूजन। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे बच्चों जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे? बताइए जरा, बहुत आसान सा काम है। अच्छा, गुड। जहां पर ना पहला फैक्टर होगा टेम्परेचर। द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। कौन सा होगा? द फर्स्ट फैक्टर इज
टेम्परेचर। ओके, अब अगर टेम्परेचर है तो दूसरा फैक्टर भी होगा। चलिए बताइए जरा दूसरा फैक्टर कौन सा होगा। यस, द सेकंड फैक्टर इज प्रेशर। द सेकंड फैक्टर इज प्रेशर and the third factor will be concentration gradient। concentration gradient। फोर्थ फैक्टर इसलिए लास्ट में लिख रहे हैं कि ये अगर डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। द फोर्थ फैक्टर इज परमिबिलिटी। आपको बताएंगे परमिबिलिटी क्या होती है। परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, परमिबिलिटी ऑफ membrane। The fourth factor is permeability of membrane। Always remember these are the four major important factors जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। डिफ्यूजन को अफेक्ट करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर पहला फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। क्या डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों? तो फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप हम घर में ठंडे पानी में अगर शुगर डिसॉल्व करना चाहें तो ठंडे पानी में शुगर डिसॉल्व आसानी से नहीं होती है ना। हम डिफरेंट ओकेजन में शरबत बनाते हैं या तो नो शिकंजी बनाते हैं, तो ठंडे पानी में बहुत आसानी से शुगर डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर पानी नॉर्मल हो, चिल्ड ना हो या गर्म हो, तो शुगर बहुत तेजी से डिसॉल्व होती है। रीजन बिहाइंड दिस वन अगेन डिफ्यूजन। तो क्लियर हो गया, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जितना तेजी से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ही तेजी से डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। ओके, और इसको मेजर करने के लिए एक हम Q10 वैल्यू को पता करते हैं। Q10 वैल्यू ये एनसीईआरटी में आपके गिवन नहीं है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, जो Q10 वैल्यू होती है वो चेंज होती है 1.2 1.3 के बीच में। ये वैल्यू आपको पता लगेगी कि जब आप एक शिकंजी नॉर्मल वाटर में, चिल्ड वाटर में बनाएं और उसके बाद उसको एक हॉट वाटर में डिसॉल्व करें शुगर को, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि वो गर्म पानी के साथ बहुत तेजी से डिसॉल्व होती है। तो Q10 वैल्यू, टेम्परेचर इज डायरेक्टली, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर हुआ बच्चों सभी को? ये ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रेशर। क्लियर हुआ? ध्यान रखिएगा, प्रेशर, फिर से प्रेशर भी डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ? डिफ्यूजन के साथ। किसके साथ? डिफ्यूजन के साथ। यानी जितना ज्यादा प्रेशर उतनी तेजी से डिफ्यूजन होगा। क्लियर हुआ सभी के लिए? तो दो फैक्टर्स आपने स्टडी किए, टेम्परेचर एंड प्रेशर। दीज आर द टू फैक्टर जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। डिफ्यूजन के लिए आपके दो फैक्टर हम डिस्कस कर चुके, टेम्परेचर एंड प्रेशर। गॉट दैट पॉइंट? द नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए यहां से दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे। क्वेश्चन फॉर्म में ये देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम ए है
और सिस्टम बी है। इज इट क्लियर? इस सिस्टम ए और सिस्टम बी को हमने विद द हेल्प ऑफ ट्यूब जोड़ दिया। बी के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ऐसे कम है, फॉर एग्जांपल 10 m कंसंट्रेशन हमने लिया यहाँ पर, और यहाँ हमने लिया 1 m कंसंट्रेशन। केस नंबर 1। केस नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर? फिर से 2 ब्लॉक लिए हमने, दोनों को इंटरकनेक्टेड किया, और इंटरकनेक्टेड के बाद ए की कंसंट्रेशन फिर से हम 10 m रखते हैं, लेकिन बी की कंसंट्रेशन हमें यहां से 8 m रखनी पड़ती है। यहां से हमें फाइंड आउट होगा कि किस में डिफ्यूजन बहुत तेजी से होगा। बताइए बच्चों, किस में होगा? बताइए जहां बना, किस में डिफ्यूजन तेजी से होगा? देखिए यहां जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हुआ वो 10 - 1 दैट इज द 9। यहां जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हुआ 10 - 8 2। यू कैन सी जो डिफ्यूजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है वो हमारे केस नंबर 1 में ज्यादा मेंटेन हो रहा है, इसलिए डिफ्यूजन यहां बहुत तेजी से होगा। तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, उतना ही तेजी से डिफ्यूजन भी होगा। समझ में आ गया सभी के? ठीक है। द नेक्स्ट इज permeability of membrane। permeability of membrane, देखिए permeability of membrane, इस वर्ड को समझेंगे। व्हाट इज द permeability? कुछ नहीं है बच्चों, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, permeable and ability। यानी दिस इज ability of membrane to transport molecule। बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पर। ability of membrane to transport molecule। is it clear now? membrane can be, अब यहां से 4 कैटेगरी होती हैं, मैं आपको बताऊंगा। कैन बी परमिएबल, कैन बी इम्परमिएबल, कैन बी सेलेक्टिवली परमिएबल, selectively permeable and semi permeable। ओके, ये 4 कैटेगरी होती है जो मेम्ब्रेन को डिफाइन करती है। यहां से याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मेम्ब्रेन, और सारे के सारे मॉलिक्यूल, ठीक है, आ जा सकते हैं। तो वी कैन से दिस इज परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन सभी के ट्रांसपोर्ट को अलाउ कर देती है, दैट इज द परमिएबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी के लिए? अगर मेम्ब्रेन सभी के ट्रांसपोर्ट को अलाउ कर देती है, दैट इज नोन एज परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों? और अगर इम्परमिएबल, फिर से याद रखेंगे, यहां से मॉलिक्यूल आता है और आने के बाद वापस चला जाएगा, या यहां से इनसाइड कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, बाहर चला जाएगा, यानी मेम्ब्रेन किसी के भी ट्रांसपोर्ट को अलाउ ना करे, देन इट इज नॉन एज
impermeable, then it is known as impermeable. impermeable के लिए आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है. एग्जाम्पल इज सुबेराइज्ड सेल वॉल. किसकी बनी हुई सेल वॉल? जिसपे सुबेरिन का डिपोजिशन हो चुका है उसको सुबेराइज्ड सेल वॉल बोलेंगे. इज इट क्लियर? परमिएबल के लिए एग्जाम्पल सिंपल सेल वॉल. इज इट क्लियर नाउ? परमिएबल के लिए एग्जाम्पल सिंपल सेल वॉल. ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ द थर्ड टाइप इज selectively permeable, or difference is only allow selected molecule or ions. अगर ये selected molecules और ion को ट्रांसपोर्ट करती है then it will be selectively परमिएबल मेम्ब्रेन. और इसका एग्जाम्पल है वैक्यूल के लिए टोनोप्लास्ट. सेमी परमिएबल ओनली अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओनली अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. इज इट क्लियर? इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एग मेम्ब्रेन. क्या लिख सकते हैं इसके लिए? एग मेम्ब्रेन. तो ये परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. वापस से टॉपिक पर आते हैं. ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा था. देखिए मेम्ब्रेन परमिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी इफ हायर देन डिफ्यूजन विल बी हायर. डिफ्यूजन विल बी हायर. डिफ्यूजन यहां से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. ओके, क्लियर हुआ? परमिबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. ऑस्मोटिक सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक फैक्टर होता है जो मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को भी अफेक्ट करता है. तो इतना सब कुछ हमने डिफ्यूजन में पढ़ा. दैट इज मोर देन इनफ, जो आपको नीट के एग्जाम्स में भी आपको यूजफुल रहेगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आएगा. आपके लिए होमवर्क ये रहेगा, व्हाट इज the diffusion pressure. What is the diffusion pressure? एक छोटी सी मेहनत करनी है, आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है. अगर आप इस डिफ्यूजन प्रेशर को एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपको डिफ्यूजन के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि डिफ्यूजन ये होता है. तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि डिफ्यूजन क्लियर हो गया, ये ध्यान रखेंगे. ओके प्यारे बच्चों, आज हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन के लिए. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. क्या कंडीशंस होती है कि हमें डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कराना पड़ता है. सो नेक्स्ट लेक्चर तक आप वेट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आकर के डिस्कस करते हैं. तब तक सब्सक्राइब करिए नीट IIT अड्डा. थैंक यू.